हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकल 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे थे हम आपका अर्थशास्त्र, और इसमें हम लोग आपका देख रहे थे चैप्टर। आपको पता है कि हम लोग सतत विकास को हम लोग आपका देख रहे थे कि पर्यावरण औसत धारणीय विकास क्या होता है। इसके विषय में हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके सारे पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले समझा कि धारणीय विकास है क्या, पर्यावरण की क्या परिभाषा है, हमने उसको डिफाइन किया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे क्या ग्लोबल हीट क्या है, और इस ग्लोबल हीट को हमने समझा। क्लियर है? ठीक है, इन सबको हमने गौर करके देख लिया। फिर उसके बाद ओजोन जो आपका डिफ्लेशन था और ओजोन परत के बारे में पढ़ा, और इसके साथ हमने ओजोन परत में ही आपके मॉन्ट्रियल जो आपका प्रोटोकॉल है इसके विषय में देखा। इनको देखते हुए पूरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कैसी प्रवृत्ति है, क्या नुकसान हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो वन कट रहे थे उसके लिए हमने चिपको जो आंदोलन है, और चिपको आंदोलन की हमने पृष्ठभूमि को अच्छे से क्लियर किया। इन सभी को हमने पहन लिया और इनको एक एक करके गौर करके आपका देख लिया। आज हम बात करने वाले थे CPCB के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। और आपको पता होगा कल हम लोग जो है बेसिकली यहाँ तक अपना कंटिन्यू कर चुके थे, इससे आगे पढ़ेंगे। आइए पहले एक बार पढ़ लेंगे तो फिर हमें ये सारी पोल्यूशन वाली जितनी भी आपकी चीजें हैं हमें अच्छे से आपका समझ पाएंगे और उनको देख पाएंगे। जैसे प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण। भारत में वायु तथा जल प्रदूषण दो प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1976 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की। किससे निपटने के लिए? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से निपटने के लिए 1774 में एक एक्ट बनाया भारत सरकार ने। सॉरी, 1974 में, क्षमा चाहूंगा, 1974 में एक एक्ट बनाया 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, जिसको हमने क्या कहा गया? CPB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्होंने बनाया। इसके बाद राज्य स्तर पर भी सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्य ने अपने अपने बोर्ड बनाए या CPCB जल वायु भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं वितरण किया। इस पर जल को लेकर, वायु को लेकर और भूमि को लेकर इन्होंने बहुत सारे अपनी सूचनाओं को, संकलन को और वितरण इकट्ठित किया। वे कचरे, व्यापार, निगम और उत्सर्जित मानकों का निर्धारित किया कि अगर कोई आपका कचरा है कैसे उसका उत्सर्जन होगा, कैसे उसको हम लोग आपका अपशिष्ट को डिस्पोज करेंगे, कैसे उसको हम नष्ट करेंगे। इन सब को लेकर नियम बनाए। ये बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण नियंत्रण, रोकथाम की कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदी और कुएं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्या करता है यह बोर्ड? आपका सरकारों क्या करता है? जल प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण की कम करना, और जल धाराओं को और नदियों को कैसे स्वच्छ रखा जाए उसके संवर्धन के लिए क्या करता है? टेक्निकल हेल्प आपका प्रोवाइड कराता है, कि आपको तकनीकी सहायता जो है ये आपका मुहैया कराता है। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार से है। मेनली क्या है कि एयर क्वालिटी इसमें आपका रिफॉर्म होना चाहिए, वायु की गुणवत्ता में आपका कुल मिलाकर सुधार होना चाहिए। ये देश के नियंत्रण द्वारा सरकारों की तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? देश को ये तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये बोर्ड जल व वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच, अनुसंधान भी करते हैं, और ऐसे जांच और अनुसंधान को प्रयोग करते समय इनमें वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूक कार्यक्रम संगठन करते हैं, और PCB कचरे या वाणिज्यिक अवसरों को निपटाने और उपचार से उपसंबंधित नियमावली सहित आपका मार्गदर्शक को सूचित कर। उद्योग के विनियमन द्वारा वे वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में अपना जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग का समय समय पर निरीक्षण और विकास में गठन करते हैं। क्या करते हैं? उनका ध्यान दीजिए, ये उनका निरीक्षण करते हैं, और जो गैस उत्सर्जन हो रहा है उसकी उपलब्धता हेतु जो उपाय हैं उनको सुझाव। वे उद्योग स्थान निर्धारण व
नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि व वायु गुणवत्ता के भी आंकड़े प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? वायु गुणवत्ता के जो आंकड़े हैं ये उसको भी आपका बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कि कैसा निरीक्षण है, कहां से गैस उत्सर्जन हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, कैसे हो, वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन भी करते हैं। ध्यान रखिए उद्योगों के लिए कि कितनी है वायु ये पिसाला कर रहे हैं। ठीक, इन सबको अब कह रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल से संबंधित तकनीकी व आंकड़ों का आकलन, संकलन, संपादन और वितरण की उनका डाटा बनाता है, इकट्ठा करता है और उनको पोस्ट करता है, यानी कि न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से लोगों को बताता है और उन सबका वितरण करता है। और कह रहे हैं कि 125 नदी जिसमें उप नदी भी शामिल है में कुआं, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नहर आदि की गुणवत्ता की देखरेख, यानी कि चाहे कुआं हो, झील हो, खाड़ी हो, तालाब हो, कोई भी टैंक हो, नाले हो, नहर हो, तालाब हो, इन सब की गुणवत्ता की देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB की ये जिम्मेदारी है। और निकट के कारखानों, सिंचाई विभाग के जाए जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इनके द्वारा जो है आपका इसमें इसके उपयोग को, वितरण को इकट्ठा किया जाता है। वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित जागरूक कार्यक्रम में आप समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, आपके स्थानीय इलाकों में विज्ञापन पत्रों को देखेंगे और कुछ कथन पैकेटों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करके उनके सक्षम में आप उनकी चर्चा करोगे। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत आपका जो है एक एक करके आपको सब अच्छे से आपका दिखाई देगी। तो ये था CBC कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड, क्या कार्य करता है, किस तरीके का नियम है, एक बार पूरा देख लीजिए। और कब बना है ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, 1974 के। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये CBC है। अब देखियो इस CBC के अंतर्गत इतना तो हमको नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने कल आपको कुछ पोल्यूटेंट बताए थे और बेटा मैंने कहा था कि इनको जरूर याद रखना। शायद इसमें यही थे, कहां थे। अब ये क्या करता है, ये कुछ डिसाइड करता है कि हम कैसे जो हमारी एयर क्वालिटी है हम उसको मेंटेन करते हैं, कैसे देखते हैं। उसमें दो प्रकार के आपके क्या है प्रदूषक हैं, एक प्राथमिक है और एक आपका द्वितीयक है। क्लियर है? तो पहला जो था उसमें 10 रखे गए थे, उनको चेंज कर दिया। अब लगभग 25 पोल्यूटेंट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए कह रहे भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है और उसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है और कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योग, जमाव, थर्मल पावर, ये वायु प्रदूषण सारी चीजें क्या होती है इसमें आपका होती है। कहां पर होती है? इन जगहों पर। और कह रहे हैं कि वाहन उत्सर्जन चिंता का एक प्रमुख कारण है। यदि वाहनों से जो हमारा ये धुआं वगैरह निकलता है ये कैसा है भैया, एक आपका बहुत बड़ी आपकी चिंताओं का क्या है, एक कारण बना हुआ है कि इसमें बहुत बड़ी आपकी चिंता कैसी है, समाहित है। ठीक है, और क्योंकि ठीक है, और कह रहे हैं कि धरातल पर आपका प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मोटर संख्याओं में 1951 में 3 लाख से बढ़कर 2019 में 30 करोड़ हो गई है। अब सोच के देखिए, एक ऐप आया था मोटर के लिए, जब मोटरों को रजिस्टर किया गया था तो उस समय कितना कम आपका क्या था, मोटर वाहन तो आपके रजिस्टर्ड थे। लेकिन वर्तमान में तो इन मोटर वाहनों को देखोगे तो जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो आपको दिखाई देगा कितनी अधिक मात्रा में। तो 3 लाख किस समय थे 1951 में, और 2019 में बढ़ कितने हो गए 30 करोड़, और वर्तमान में चल रहा है 2024। तो मेरे हिसाब से 40 करोड़ तो पार कर गया होगा वाहन रजिस्ट्रेशन। और ये बेटा केवल 2016 की जनगणना के हिसाब से बताया है, केवल 2 पहिया वाहन और कार है इसमें शामिल। क्लियर है? अब बताइए इतनी जब कार तुम्हारी रोड पर चलेंगी उनमें से कितना PM पार्टिकल्स पोल्यूटेंट बाहर निकलेगा। और कह रहे हैं भारत विश्व का 10वां औद्योगिक देश है। कौन से नंबर का? आपके 10वें नंबर का सबसे बड़ा औद्योगिक आपका देश है कौन? भारत। किसके मामले में? आपका इंडस्ट्री रखने के मामले में। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। लेकिन इसके कारण अनचाहे और
परिमाण हमारे सामने आए। हुआ क्या, अनियोजित शहर बने, यानी कि जिनको आपका बिना प्लानिंग के बसाया गया। ठीक है, आज भी देखते हैं कि बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ जाती है, अचानक फ्लड आ जाती है, गांव पूरे शहरों में घरों में पानी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये समस्या कैसी हो गई है, बड़ी आम रूप में हमारे सामने जो है उभर कर आई। और इसी उभर कर आने की वजह से ये सारी चीजें क्या हैं, हमको देखनी पड़ रही है और हम इनको फेस कर रहे हैं। क्लियर है? चलो और बताओ, कितना हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़े। आप कह रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, आप देखिए आप कितना है, 17 श्रेणी में रखा गया था। आगे मैं अभी आपको एक चीज और दिखाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ये देखिए, कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उद्योग में 17 श्रेणियों में पहचान कर बड़े पैमाने पर फैले प्रदूषण को रोकने के उद्योग के रूप में की गई है। 17 ऐसे पॉइंट हैं, श्रेणी में रखा गया है। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की वहां चुनौती पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र एवं राज्य प्रदूषण मंत्रालय द्वारा बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों तक इन्हें कारगर नहीं हो पाए। जब तक हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते पर नहीं चुनेंगे, भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से के लिए हम विकास को नियोजित नहीं होगा, तो आने वाली भावी पीढ़ियों की चिंता किए हम वर्तमान के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य विकास तथा पर्यावरण में अपक्षय की गति से करेंगे, जिससे पर्यावरण संबंधी आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, और ये सब आपका धारणीय होगा। ठीक, अब बात करेंगे धारणीय विकास की। किसकी बात करेंगे? धारणीय विकास की। एक बॉक्स और मिलना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब हम इस पर पहुंच रहे हैं, चलिए इसी को देखते हैं। करे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर निर्भर एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अब समस्या क्या है, अगर हम पर्यावरण को बचाएं तो अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बचाएं तो पर्यावरण खत्म हो जाता है। तो या तो बच्चों अर्थव्यवस्था बचा लो या अपना पर्यावरण। हमारे सामने समस्या क्या है, हमको दोनों बचाने। अगर हमको एक को बचाना होता तो हम, अगर मान लो अर्थव्यवस्था को आपको डेवलपमेंट करना, खूब पेड़ काटो, फैक्ट्री लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो रहा हो, पॉल्यूशन वॉल्यूशन, क्या दिक्कत है, जल समाप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे साथ क्या जरूरी है, हमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबको बचा, और हमें अर्थव्यवस्था बचानी है। तो हमारे सामने दो पहलू, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो यानी कि फैक्ट्री और उद्योग सब कुछ बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, कार्बन इमिशन होगा, और इसे कौन सोखेगा? पर्यावरण। और जब पर्यावरण बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम जंगलों को काट कर शहर बसाएंगे, खेती के लिए जमीन करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो कुल मिलाकर ये बढ़ेगा तो ये नष्ट हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये एक्टिविटी में आपकी ढीली शिथिलता आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसलिए पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो रही है, अर्थव्यवस्था भी। अब आपको रोजगार भी देना है, नई फैक्ट्री भी लगानी है, मॉडर्नाइज वर्ल्ड के साथ भी चलना है, नए नए गुड्स बनाने हैं, और आपको ट्रेडिंग भी करनी है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इन्वायरमेंट का लॉस ना करो। तो अब समस्या तो पैदा होनी है, जनसंख्या बढ़ रही है, 135 करोड़ हम लोग हो गए हैं, 40 लगभग। अब समस्या है कि इतने इतने सारे लोगों को खाना खिलाना। ठीक है, आप सोच के देखिए, 140 35 40 करोड़ लोगों को खाना खिलाना 3 टाइम का। और वो लोग जब कार लेके निकलेंगे तो कितना धुआं निकालेंगे। सबको घर बनाने हैं, तो घर बनेंगे, सबके लकड़ी वकड़ी चाहिए, तो पेड़ कटेंगे, तो इतना सब कुछ आएगा कहां से? और सबको डेवलपमेंट होना है, तो ये सबका प्रभाव या तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा या पर्यावरण पर, दोनों तो एक को झेलने वाले। क्लियर है? अतः पर्यावरण पर होने वाले परिमाणों की अवहेलना करने वाला विकास उसको ही पर्यावरणीय विनाश कर देगा। कह रहे जो विकास है वो पर्यावरण का नाश करेगा। अब ये तो तय है कि अगर विकास करोगे तो विनाश संभव है। तो जीवन को धारण करना है तो अतः आवश्यक है कि ऐसे विकास की, हम कैसी बात कर रहे हैं, हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए। हमने अभी क्या देख रहे हैं ऊपर, धारणीय विकास। धारणीय का मतलब सस्टेनेबल, सबको साथ लेकर चलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आने वाली भावी पीढ़ियों की जीवन को संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करनी है। जो हमारी पीढ़ी आ रही, कम से कम उनके हम ऐसा छोड़ दें कि उनके लिए जीवन हो अच्छा, कि उनके पास रिसोर्सेज बचे, उनके पास पर्यावरण हो। कभी एक टाइम ऐसे आ जाए, हमारे बच्चे हमसे पूछे कि पिताजी वन होता है? बोले हाँ, बस खाली किताबों में होता है। आज तो हमें दिख भी रहा है, कल बिल्कुल ना दिखाई दे, ऐसा भी तो हो सकता है।
जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपभोग की गई वस्तु के बराबर हो। यानी कि धान्य विकास में ऐसा था कि हम अपने संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें ताकि आने वाली भविष्य की भावी पीढ़ियों को के रूप में हम उन्हें बचाकर संरक्षित कर रखें। धान्य विकास की अवधारणा यूएनसीईडी ने दी है। क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशन पर्यावरण एंड डेवलपमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने दिया, जिसने इसको परिभाषित किया है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक हो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति के समझौते के बिना पूरा करे। यानी कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए उन रिसोर्सेस को, उन संसाधनों को बचा कर रखें। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ेंगे तो आप आवश्यकता और भावी पीढ़ी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि हमको आवश्यकता भी है और हमारे सामने क्या है, भावी पीढ़ी है। कैसी भावी? जो हमारी पीढ़ी आएंगी भविष्य में। अब इन दो अवधारणाओं के साथ हम परिभाषा की आवश्यकताओं की धारणा पर गौर करेंगे। सम्मेलन की रिपोर्ट ओवरकम फ्यूचर, जिसने उपयुक्त परिभाषा दी है, ओवरकम फ्यूचर ने इसकी परिभाषा दी है कि धान्य विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सभी पर अवसर प्रदान करने के रूप में की गई है। कैसे की गई है? सब पर क्या हो, अवसर जो है वो आपके प्रदान किए गए हैं और उसके रूप में की गई है। ठीक है? सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी। इसलिए एक नैतिक प्रश्न है कि एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तरों पर गरीबों के जीवन की भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में कैसे किए? जो भौतिक आपके चीजें हैं, लोगों का जीवन कैसे उठे, उसके बारे में इसमें इन्होंने लिखा है, जिससे कि वास्तविक आय, शैक्षणिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, जल इत्यादि पूर्ति परिमाण के रूप में मापा जाता है। अब आपकी आय भी अच्छी होनी चाहिए, रियल इनकम भी अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी मिले, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, साफ सफाई हो, जल वगैरह हो, तो ही कह सकते हैं भैया कि तुम्हारा जीवन ठीक ठाक है, तुम्हारे पास ये सारी उपलब्ध है तो तुम्हारा विकास हो रहा है। अब देखिए, अब पहला वाला आपका टाइम गया है बच्चों कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान। अब डेवलपमेंट के मायने ये नहीं है, अब इससे परे है। अब आपको शिक्षा भी चाहिए, अच्छी देखभाल भी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए और साथ में बिजली भी चाहिए, तभी कह सकते हो कि तुम गरीब नहीं हो। ठीक है बेटा, देखो गरीब ही मानो अपने आप को। अगर ये सब चीज तुम्हारे पास प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो आप क्या हो, अपने आप को गरीब ही समझो। क्लियर है? देख लिया इतना? देख लिया? चलिए, अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धान्य विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीवन निर्वाह संसाधन प्रदान करना है। कैसे करें? उनको सुरक्षित, आपका ये सारी चीजें हम उनको प्रदान कर दें। अपक्षय संस्कृति विघटन, सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो रहा है। इसलिए अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी, विशेष रूप से बहुसंख्यक आपका निर्धनों की बुनियादी आवश्यकता, रोजगार, भोजन, जल, अवकाश की पूर्ति के लिए करें और इन आवासों की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं में वृद्धि का सुनिश्चित करें। कैसे हो? ये सारे चीजों की जो है इन सबकी पूर्ति करें। अब कह रहे हैं ब्रेटन वुड लैंड कमीशन ने भावी पीढ़ियों को संरक्षित करने पर जोर दिया है और पर्यावरणविदों यानी कि जितने भी आपके पर्यावरण वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार तर्क दिया है कि उन्हें इस बात पर जोर दिया है कि हमारा नैतिक दायित्व है, एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। कैसा दें? एक सब कुछ बैलेंस भूमंडल दे। पता लगा बच्चा पैदा हो रहा है और हमने 52 डिग्री टेम्परेचर उनको आपको छोड़ दिया, हर जगह कार्बन एमिशन हो रहा है, मीथेन घूम रही है, बाहर निकल तो आप जाकर देखो बच्चे ने सांस ली, ऐसा लगा 5 सिगरेट पी गया हो, फेफड़े उसके में सारे में इतना कफ जम गया, ब्लैक कार्बन आपका जमा होगी, ऐश आ गई, स्मोक आ गया। ये सारी चीज हमारे यहाँ। आप जाके देखिए दिल्ली में स्कूलों को क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वहां पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर बच्चे जाएंगे तो उनके यहाँ उनके लंग्स हैं उनमें वो चीजें आपकी जमा हो जाएंगी, इसलिए उनको बंद कर देते कि छोटे बच्चे नहीं आए। ठीक अपने घर पर है। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ियों को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण,
उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम वे आगामी पीढ़ियों के लिए जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार करना छोड़ना चाहिए, जो कि हम उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त है। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन और प्राकृतिक निर्माण प्रक्रिया का समायोजन स्थापित करेंगे जो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, विकास की प्राकृतिक परिस्थितियां, व्यवस्था का पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ी के ऊपर अतिरिक्त खर्चे और जोखिम को हटाने के अनुकूल हो। हरमन डेली, एक विख्यात पर्यावरणविद और शास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। हरमन डेली ने लिखा है कि किस तरह का पर्यावरण होना चाहिए, किस तरह के पर्यावरण को हम सोचते हैं और कैसे वो हमारे लिए काम करे, ये उन्हें उसके विषय में लिखा। क्लियर है कि कैसा हम इनको एक पर्यावरण आपका सुनिश्चित कराएं और इनको हम आपका प्रोवाइड कराएं। चलिए देख लिया। अब क्या है कि क्या कह रहे हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट बताए। जैसे पहला पॉइंट है कि मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारणा क्षमता के स्तर तक सीमित करना, कि जितना हमारा पर्यावरण आपका जनसंख्या को झेल तक सकता है उतना हमको सीमित करना चाहिए। अब देखिए पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर। मैंने क्या बताया कि 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाना ये सबसे बड़ा प्राइम टास्क है। आप गरीबी तो छोड़ दीजिए कि गरीब है कोई अमीर है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पादन करना वो बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। जमीनें कैसी हो रही हैं, आकार, खेत का आकार सिकुड़ रहा है, क्योंकि अब क्या है, परिवारों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, परिवार अलग हो रहे हैं तो जमीनें छोटी होती जा रही हैं। छोटी हो रही तो उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा तो हम लोगों को चीजें बाहर से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही तो आपकी चीजें महंगी हो रही है, महंगी हो रही है तो हम या बाहर से मंगाएंगे या फिर जो हमारे जंगल है हम उनको काट कर खेती करेंगे। ये तो है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था भी इसी प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्य की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो रही है, जो हमें धारणीय विकास को दूर ले जा रही है। इसी से हम क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो ना हो, ये आगत उपभोगी होते हैं, कि चाहे आप किसी चीज में टेक्नोलॉजी में अच्छे हो या ना हो इनपुट्स में, लेकिन हम आगत उपभोगी होते हैं, हमको फाइनल गुड्स चाहिए और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का निष्करण धारणीय आधार पर, ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण का पुनर्सर्जन की दर को अधिक हो। और कह रहे हैं कि गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीकृत प्रतिष्ठा को स्थापित से अधिक नहीं होना चाहिए। हमको जो हम नए नए आपके रिन्यूएबल जो आपके सोर्सेज लगा रहे हैं उनमें जो घटन है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो अधिक हो जाए। और प्रदूषण के कारण उत्पन्न क्षमताओं को सुधार किया जाना चाहिए, कि जितना भी हमारे पास पॉल्यूशन है, जो चीजें हम उनको रिफॉर्म कर लें। 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2030 तक यह हासिल किया है कि 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किया जाने थे। उन लक्ष्यों का विकास एकात्ममात्र भारत में संदर्भ में उन पर आपकी चर्चा की गई है, कौन कौन से हैं, कैसे उन पर रखेंगे, इन सब चीजों पर उनकी आपका चर्चा की गई है। ठीक है, ये हमको देखना है 2030 तक हम उनको कैसे रखते हैं। और कह रहे हैं कि 2015 में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने यह हासिल किया है कि 17 स्थायी विकास लक्ष्यों को तैयार किया जाएगा। यानी कि कितने लक्ष्य रखे हमने, 17 एसडीजी। क्लियर है, इन संदर्भों में हमने इनका चलिए तो इतना फिलहाल हमने इसमें आज देखेंगे। और यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए एक बार पूरा, कोई भी बच्चा देख लिया। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल इस लेक्चर के अंतर्गत किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।